हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितने भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं और वैलिडिटी 1 साल की है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RBI ग्रेड B या फिर अन्य किसी बैंक में तो इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, वो सब आपकी इसी कोर्स से कवर हो जाएगी। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे GDP पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एरिया पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WPI, CPI, शेयर मार्केट, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और अलग अलग डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं, इकोनॉमिक टर्म्स पूछी जाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी जाती हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित, वो सब इसमें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर्स एग्ज़ाम्स के लिए भी मटेरियल हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है और डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस तरह का कंटेंट हमने आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में कराया है। ठीक है, तो दोनों ही कोर्सेज आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि नकटी बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? वेयर इज नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ऑप्शन हैं बिहार, आसाम, झारखंड या फिर उत्तराखंड। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025? विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। महत्वपूर्ण डे है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ये एक यूनाइटेड नेशंस अप्रूव्ड डे है। 2025 में वर्ल्ड वाटर डे का थीम रहेगा ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। विच कंट्री रैंक द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश सबसे निचले स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अफगानिस्तान। यहाँ पर आप टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ देख पा रहे होंगे राइट साइड में और बॉटम 5 कंट्रीज़ भी देख पा रहे होंगे। ये आपको याद करनी है, टॉप 10 भी आपको याद होनी चाहिए और बॉटम 5 भी याद होनी चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 रिलीज़ कर दी गई है वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट, गैलप और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट किनके द्वारा जारी की जाती है। 147 कंट्रीज़ को रैंक्ड किया गया है हैप्पीनेस के हिसाब से और भारत 118वें नंबर पर है। ये 13th एडिशन है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मार्च 20 के मौके पर लॉन्च किया गया है इसको। फिनलैंड लगातार 8वें साल हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे खुशहाल देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पर डेनमार्क आता है, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्वीडन, 5वें पर नीदरलैंड, 6ठे पर कोस्टारिका, 7वें पर नॉर्वे, 8वें पर इजराइल, 9वें पर लग्जमबर्ग और 10वें पर मैक्सिको। अफगानिस्तान जो है लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है, सबसे निचले पायदान पर है। इससे एक पायदान ऊपर सीरा लियोन है, उससे ऊपर लेबनान है, फिर मालावी, फिर लेबनान। माफ़ कीजिएगा, लेबनान 2 बार आ गया, मालावी है ना, मालावी फिर जिम्बाब्वे। ये जो लास्ट वाला लेबनान है इसके बदले जिम्बाब्वे आएगा।
इंडिया की लोवेस्ट रैंकिंग अब तक जो रही है वो 2012 में रही थी 144वीं, और सबसे अच्छी रैंकिंग भारत के इस इंडेक्स में साल 2022 में रही थी जब 94वें रैंक पर था भारत। तो इसमें 6 एक्सप्लेनेटरी फैक्टर्स देखे जाते हैं हैप्पीनेस के लिए। एक तो सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड परसेप्शन ऑफ करप्शन। इंडिया की नेबर कंट्रीज़ की बात करें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो श्रीलंका की रैंक भारत से अच्छी नहीं है, 133वीं है। बांग्लादेश भारत से पीछे है, 134वीं रैंक। पाकिस्तान भारत से आगे है 109 रैंक के साथ। नेपाल आगे है 92 रैंक के साथ, और चाइना आगे है 68वीं रैंक के साथ है। इस बार भारत का जो स्कोर है वो इम्प्रूव हुआ है। अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो भारत का स्कोर 4.389 है, जबकि हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का स्कोर 4.054 था और रैंक थी भारत की 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। इंडिया ने सबसे अच्छी जो स्कोर किया है वो सोशल सपोर्ट पर किया है, क्योंकि हाई पॉपुलेशन है भारत की, कम्युनिटी फोकस्ड कल्चर है, प्रैक्टिसेस हैं जिसमें लार्जर फैमिलीज़ साथ में रहती हैं, साथ में सेलिब्रेट करती हैं। और कंट्री का जो लोवेस्ट स्कोर रहा है वो फ्रीडम फैक्टर पर रहा है। ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, इसकी अब तक लोवेस्ट एवर पोजीशन रही है, 24वें नंबर पर है। ये अनहैप्पी है यूनाइटेड स्टेट्स, काफ़ी लोनलीनेस यहाँ पर रहता है। यूनाइटेड किंगडम भी 23वें नंबर पर है। अंडर युवा 3.0 व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर यंग राइटर्स टू पार्टिसिपेट? युवा 3.0 के अंतर्गत युवा लेखकों के लिए भाग लेने की आयु सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बिलो 30 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर प्राइम मिनिस्टर्स यंग ऑथर्स मेंटरशिप स्कीम का 3rd एडिशन लॉन्च किया है, यानी कि युवा 3.0। तो इस इनिशिएटिव का मकसद है जो भी 30 साल से कम के यंग राइटर्स हैं उनको नर्चर कर उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना ताकि उनका जो लेखन जो उनका स्किल है वो उभर कर सामने आए, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना। थीम क्या है पीएम युवा 3.0 का? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशनल बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इन टॉपिक्स पर इनको लिखना है जो राइटर्स हैं। विच स्टैचुटरी बॉडी रिलीज द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024? किस वैधानिक निकाय ने भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2024 जारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि स्टैचुटरी बॉडी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2024 जारी की है, और ये रिपोर्ट इसने जारी की है नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के सेक्शन 42 के तहत। देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है जो इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स हैं 30/9/2024 तक वो 33.53 लाख रुपए की हैं, और 14% की ग्रोथ देखने की मिली है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें। सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया है? बैंक्स ने। ठीक है, 81% टोटल हाउसिंग लोन्स बैंक ने दिया है। उसके बाद फिर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन है 19% का। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप 39% इनका शेयर है अगर हम हाउसिंग लोन की बात करें। मिडिल इनकम ग्रुप्स का 44% है, और हाई इनकम ग्रुप का 17% है जो हाउसिंग लोन लिए जाते हैं उनमें इनका शेयर। इंडिविजुअल हाउसिंग लोन डिस्बर्समेंट अगर हम हाफ ईयर की बात करें 30/9/2024 तक 4.10 लाख करोड़ रुपीस रहा है। अच्छा, सितंबर 2024 को जो क्वार्टर एंड हुआ उसमें हाउसिंग प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.8% तक पहुंचा है, जबकि प्रीवियस ईयर में 4.9% था। केवल 5% बिल्डिंग्स इंडिया में ग्रीन क्लासिफाइड हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ पार्टनर विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द बायो E3 पॉलिसी? किस भारतीय राज्य ने बायो E3 नीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, आसाम। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है बायो E3 के लिए, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो E3 का मतलब क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मकसद क्या है? असम में बायो मैन्युफैक्चरिंग को एक्सेलरेट करना। तो बायो E3 पॉलिसी 24 अगस्त 2024 को लॉन्च की अप्रूव की गई थी यूनियन कैबिनेट द्वारा। बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फंगाई हो गया और आपका बैक्टीरिया हो गया, इनका उपयोग करके कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे वैक्सीन बनाते हैं, पेनिसिलिन बनती है। ठीक है, इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाना, तो उसको बोलते हैं बायो मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज़ द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर विद इन 1 ईयर ऑफ रिकॉग्निशन बाय द RBI? RBI द्वारा मान्यता के 1 वर्ष के भीतर स्वनियामक संगठन
खाता एग्रीगेटर के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल संपत्ति कितनी होना जरूरी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2 करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए, उनके लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। हालांकि जो पूरा फ्रेमवर्क है ये सितंबर 2016 में आरबीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अब उसके प्रोविज़न इन्होंने जारी किए हैं। इन्होंने कहा है जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एग्रीगेटर कंपनी होगी वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होनी चाहिए और कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। अच्छा, जो भी एप्लीकेंट है उसकी मिनिमम नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए होनी चाहिए जब उसको मान्यता मिल जाए उसके एक साल के अंदर अंदर, और मान्यता मिलने से पहले भी हो सकती है, वो और भी अच्छी बात है। और जो शेयर होल्डिंग है, कोई भी एंटिटी 10% या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल उसमें होल्ड नहीं करेगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वाटर बोर्ड इन इंडिया टू रिसीव BIS सर्टिफिकेशन फॉर इट्स पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम? कौन सा संगठन अपने पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल बोर्ड बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ये फर्स्ट वाटर बोर्ड बना है भारत में, जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है इसके पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो 6 मंथ इवोल्यूशन किया गया BIS के द्वारा और इसके जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको सराहा गया है और इसमें जो भी क्राइटेरिया होता है उसको पूरी तरह फुलफिल किया है। हाउ मैनी एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स वर ऑक्शन्ड इन इंडियाज फर्स्ट एवर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन? भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी में कितने अन्वेषण ब्लॉकों की नीलामी की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 13। यूनियन कोल एंड माइंस मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर ऑक्शन किया है एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस के लिए। 13 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स को यहाँ पर ऑक्शन किया गया। क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये, कहाँ पर? दोनापोला, गोवा में। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसमें रहे, जिंक, डायमंड, कॉपर, प्लेटिनम ग्रुप मिनरल्स, इन सभी का ऑक्शन किया गया। अच्छा, इसमें जो है एक रोड शो भी किया गया 5th ट्रांच ऑफ ऑक्शन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ब्लॉक्स पर, और AI हैकाथॉन 2025 को भी इनॉग्रेट किया गया जो कि मिनरल टारगेटिंग यूजिंग AI पर बेस्ड रहा। विच एजेंसी साइंड एन MOU विद J&K ग्रामीण बैंक फॉर द प्रमोशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ 2000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स? किस एजेंसी ने 2000 संयुक्त देयता समूह के प्रचार और वित्त पोषण के लिए J&K ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है नाबार्ड, जम्मू एंड कश्मीर रीजनल ऑफिस जम्मू एंड J&K ग्रामीण बैंक के बीच में, जिसके तहत 2000 जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को फाइनेंस किया जाएगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स मतलब 5-6 लोग मिलकर आपस में लोन लेते हैं, ठीक है। उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोन वापस देनी, कोई कोलेटरल रखने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए 5-6 लोगों ने दिया, उनमें से मान लो एक नहीं दे पा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बाकी सबकी है कि वो पूरा लोन उनको वापस दें, बैंक को वापस दें, ठीक है। तो कई लोग मिलकर एक साथ लोन लेते हैं। According to Morgan Stanley, by which year is India expected to become the world's third largest economy? Morgan Stanley के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 2028। तो इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2028 तक, जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनले ने कहा है। इन्होंने ये भी कहा इंडियन इकोनॉमी जिसकी वैल्यू 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, ये 4.7 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगी 2026 तक, और 2028 तक 5.7 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगी और जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इंडिया की जो ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग है इम्प्रूव्ड हुई है। ये 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी था 1990 में, फिर 2000 में 13वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ, 2020 में 9वीं और 2023 में 5वीं। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल GDP में ये 3.5% से बढ़कर 4.5% हो जाएगा 2029 तक। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। When is the Ordnance Factories Day observed? March 18. Who is the President of the Boxing Federation of India? Ajay Singh. Who is the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir? Surinder Kumar Chaudhary. Who is the current Union Minister for Heavy Industries and Steel? S.T. Kumaraswamy. Which organization launched the SphereX Astrophysics Observatory to study the origins of the universe and galaxies? Answer is NASA. आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। When is the World Kidney Day observed? What does CER stand for in CAR T-cell therapy? Which is the most valuable company in India by market capitalization in 2025? Jafar Express, which was headed to Peshawar from Quetta, was recently hijacked by
Moody's rating said India's economic growth will exceed what percent in the next fiscal up from 6.3% in this year. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।